हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफिसर एट वेदांतु। कैसी चली बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों शेरनियों? वेलकम टू अ धमाकेदार सेशन। आज हम करने वाले हैं वर्क डन, जो आपका वर्क डन एनर्जी एंड पावर का चैप्टर का एक सबसे पहला भाग है। और ये हम करने वाले हैं 20 मिनट में। और आज हम करेंगे क्या क्या? टुडे विल अंडरस्टैंड व्हाट वर्क डन इज। टुडे विल अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, the conditions of work done, उसका formula, SI unit, whether it is a scalar quantity or a vector quantity, and then also will do 5 most important numericals that come from work done topic today। और ये सब होने वाला है सिर्फ 20 मिनट में। तो आई होप आप लोग सब लोग रेडी हो। और आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि इस पूरे सेशन का जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा अलॉन्ग विद व्हाट आई राइट इन दिस सेशन, है ना, फॉर एब्सोल्युटली फ्री। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। एंड ऑफ कोर्स इफ इन केस यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपका ऐसा कोई भी सेशन मिस ना हो जाए। क्योंकि इसके बाद मैं एनर्जी करवाऊंगा इन 20 मिनट, जहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बातें होंगी। तो डू नॉट मिस इट आउट, ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं विदाउट स्पेंडिंग एनी मोर टाइम। मेरे ख्याल से अभी ऑलरेडी हमारा 1 मिनट हो गया। ओए होए, चलो शुरू करते हैं, ठीक है? तो आपके सामने यहाँ पर 4 डिफरेंट चीजें हो रही हैं, ठीक है? यहाँ पर एक हमारी प्यारी सी बिल्ली टाइप कर रही है, और यहाँ पर एक इंसान वर्कआउट कर रहा है, यहाँ पर एक इंसान किसी चीज को ढकेल रहा है, यहाँ पर एक इंसान बोल रहा है कि भाई मेरा काम हो गया और मैं जा रहा हूँ, ठीक है? तो इन 4 चीजों में से आप मुझे बताइए, इन विच ऑफ दिस 4 केसेस एक्चुअल वर्क वाज डन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स बताइए कि भाई इन 4 के केसेस में कहां पर एक्चुअल वर्क हो रहा है। बिल्ली के केस में, वर्कआउट के केस में, कि भाई ढकेलने वाले केस में, कि भाई हमारे इस केस में कि आज मैंने बहुत काम कर लिया, बहुत होमवर्क था, बहुत टेस्ट था, या तो बहुत प्लानिंग हो गई। किस केस में हो रहा है? तो अगर आप ध्यान दोगे तो आई एम प्रीटी श्योर यू वुड हैव गॉट द आंसर। देयर इट्स ओनली हैपनिंग इन 2 ऑफ द केसेस। आपके लैपटॉप में बैठकर काम करने से उसको फिजिकल वर्क नहीं कहते हैं, फिजिक्स से रिलेटेड वर्क नहीं कहते हैं। आपके हाँ भाई काम हो गया, आज बहुत होमवर्क था, बस स्टैंड पे 2 घंटे खड़े रहने पड़े, ये सब चीजों की वजह से भी काम नहीं कहते हैं उसको। काम होने के लिए यहाँ पर 2 चीजें यहाँ पे जो हो रही है वो काम हो रहा है, जहां पर एक इंसान फोर्स अप्लाई कर रहा है जिसके वजह से आपका ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है। यहां पर भी इंसान फोर्स अप्लाई कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क डन। थोड़ा सा डीप जाते हैं। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन तब होता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है, इसको हम वर्क डन कहते हैं। तो वर्क डन होने के लिए 2 कंडीशंस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला है कि भाई आपका फोर्स होना चाहिए, है ना? देयर शुड बी फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। आपके ऑब्जेक्ट पे फोर्स होना चाहिए। फोर्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0 इन द केस ऑफ वर्क डन। और वैसे ही जिस ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। सो डिस्प्लेसमेंट इन द केस ऑफ वर्क डन ऑल्सो कैन नॉट बी 0। तो 2 कंडीशंस है, फोर्स भी 0 नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट भी 0 नहीं हो सकता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को नॉन 0 होना पड़ेगा फॉर योर वर्क डन टू टेक प्लेस, ठीक है? समझ में आया? इसको काम कहते हैं, इसको वर्क कहते हैं। तो मैं वर्क डन का फॉर्मूला कैसे डिराइव करूं? मैं वर्क के लिए क्या डिराइव करूं, फॉर्मूला कैसे कर सकता हूं, जब मुझे पता है कि भाई उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और उनमें से अगर एक भी 0 हो जाएगा तो फिर वर्क डन 0 हो जाना चाहिए। तो मेरे पास 4 ही ऑप्शंस हैं सर। या तो फोर्स प्लस डिस्प्लेसमेंट करो, फोर्स माइनस डिस्प्लेसमेंट करो, है ना? फोर्स प्लस डिस्प्लेसमेंट करो, फोर्स माइनस डिस्प्लेसमेंट करो, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट करो, फोर्स डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट करो, है ना? यही तो 4 ऑप्शन। इसके अलावा तो और क्या लिख सकता हूं मैं? इसके अलावा तो मैथमेटिक्स है ही नहीं। तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला होगा जो मेरे को देगा वर्क डन? W, वर्क डन मुझे कौन सा फॉर्मूला दे सकता है? यहां पर थोड़ा सोचते हैं। जहां पर कोई भी एक चीज 0 हो जाएगी तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। अगर फोर्स प्लस डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं, फोर्स अगर 0 हो गई तो डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो गया। वर्क इज नॉट 0 हियर, नहीं, नॉट पॉसिबल। अगर कोई भी एक 0 हो जाता है तो वर्क डन 0 जाना चाहिए, वहां पर अभी भी डिस्प्लेसमेंट की इक्वल है। वही अगर मैं यहां पर करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, मान लो, या तो फोर्स 0 हो गया, तब भी मुझे या तो फोर्स या तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके देखते हैं। हाँ सर, तो फोर्स अगर 0 हो गई तो 0 इंटू डिस्प्लेसमेंट 0, वर्क डन 0 बराबर। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई तो फोर्स इंटू 0, 0, वर्क डन 0। हाँ, ये सही लग रहा है मेरे को, मल्टीप्लीकेशन सही लग रहा है। डिवीजन भी देख लेते हैं। अगर फोर्स 0 हो गया, 0 डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट इज 0, परफेक्ट सर। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई तो फोर्स डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी।
एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इन्फिनिटी। नहीं, तो डिवीजन भी पॉसिबल नहीं है, एंड हेंस द फॉर्मूला ऑफ फोर्स कम्स आउट टू बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दैट इज व्हाट वर्क डन इज। प्लीज नोट इट डाउन गाइस। वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। समझे? ये है फॉर्मूला वर्क डन का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कूल है, बढ़िया। अब सर इसके एसआई यूनिट क्या होगी? यार यहां से अगर हम निकालेंगे तो एसआई यूनिट होनी चाहिए, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर इसका एसआई यूनिट होना चाहिए, लेकिन है नहीं। क्यों नहीं है? इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि भाई एक्चुअली में वर्क डन का डेफिनेशन यही होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। द आंसर इज नो, इट इज नॉट। क्यों? वर्क डन का अगर आप समझोगे तो उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग डीप डेफिनेशन है। वो क्या है? हम एक काम करते हैं, हम इसके पहले वाले स्लाइड में जाते हैं और इस एग्जांपल को देखते हैं। मैं इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूं और ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होकर यहां तक आ रहा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पे था। ठीक है, रेस्ट पे था और उसको फिर मैंने हिलाकर यहां तक लेके आया। ये करने में मेरी थोड़ी एनर्जी वेस्ट हुई, है ना? धक्का मारने में मेरी थोड़ी एनर्जी वेस्ट हुई और ये एनर्जी आपके बॉक्स में गई, है ना? मैंने एनर्जी लगाई, वो एनर्जी आपके बॉक्स में ट्रांसफर हुई और फिर बॉक्स सामने मूव होने लगा। लेकिन ये एनर्जी ट्रांसफर कैसे हुई? क्योंकि मैंने उस बॉक्स पे काम किया, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो मैंने काम किया। सो व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज द वे थ्रू विच यू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। अगर आपको अपनी एनर्जी किसी और ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करनी है, वो वर्क डन के थ्रू ही हो सकता है। बिना काम किए कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी फोर्स, कोई भी चीज इस पूरे यूनिवर्स में अपनी एनर्जी किसी और को या किसी और की एनर्जी अपने अंदर नहीं ले सकती। काम करना ही पड़ेगा। समझ में आ गई बात? दैट इज द डीपर मीनिंग ऑफ वर्क डन। तो मेरे अंदर एनर्जी है तो मैं काम करूंगा, नहीं है तो नहीं करूंगा। तो काम करने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। अगर जीरो एनर्जी है तो काम नहीं कर सकता मैं भाई, अगर बहुत एनर्जी तो ज्यादा काम करूंगा। इस वजह से वी कैन पुट इट डाउन फॉरवर्ड इन फिजिक्स कि भाई एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क। एनर्जी और वर्क सेम है, ऐसे मान सकते हो कि भाई एनर्जी नहीं है तो वर्क नहीं है, एनर्जी है तो वर्क है। तो मैं इन जनरल फिजिक्स में कह सकता हूं कि भाई एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, और एनर्जी का एसआई यूनिट होता है जूल्स, तो आपका वर्क का भी एसआई यूनिट जूल्स हो जाता है, बिकॉज दे आर कंपैरेटिवली इक्वल टू ईच अदर। तो इसी वजह से वर्क डन का एसआई यूनिट न्यूटन मीटर नहीं, वर्क डन का एसआई यूनिट बन जाता है जूल्स, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल जे से। अब ये जूल्स कौन है सर? जूल्स हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्क डन के बारे में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दी इस पूरे साइंस फील्ड में, तो इसलिए हमने उनका नाम रख दिया है उनको ऑनर करने के लिए। ठीक है, बढ़िया भाई। तो 5 मिनट के अंदर हम समझ लिया कि वर्क डन होता क्या है, लेकिन वहां पे कहानी खत्म नहीं होती है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क भी होते हैं, तो हम समझते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क क्या क्या है। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला आ गया, आपके पास डेफिनेशन आ गई, एसआई यूनिट आ गया। अब मुद्दा आता है कि सर वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? अगर मैं आपसे पूछूं, पहले थॉट में आपको ये लगेगा सर वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों लगेगा आपको? यार वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वर्क डन भी वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। और हमने सुना हुआ है पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क के बारे में, तो हमें तो पता है वेक्टर क्वांटिटी है। द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नो। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी? अगर डायरेक्शन के साथ आपकी वैल्यू बदल जाए, या तो जो क्वांटिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाता हूं कि वर्क डन डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। कर दे प्रूव? देखो यहां पर एक बंदा है मान लो, ठीक है, आप में से एक इंसान है, वो एक हाथ में यहां पर एक बॉक्स रखा हुआ है और इस हाथ में यहां पर बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, इस बॉक्स में वो इस तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लगाता है और वो बॉक्स इस तरफ 5 मीटर के डिस्प्लेसमेंट करती है। वैसे इस बॉक्स में भी वो बंदा फोर्स 5 न्यूटन लगाता है इस तरफ, और ये बॉक्स भी 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करती है। मैं चाहता हूं कि आप इसका वर्क डन निकालो। तो वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आपने बोला फोर्स है 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर, यहां पे आ जाएगी वैल्यू 25 मीटर, 25 जूल्स, खत्म, वैल्यू आ गई।
बढ़िया। अब ये सारी चीजें इस डायरेक्शन में थी, अब देखा होगा आपने मैंने फोर्स को भी डिस्प्लेसमेंट को भी पॉजिटिव लिया हुआ है ना, फॉर्मूला में पॉजिटिव लिया हुआ है। क्यों लिया हुआ है? क्योंकि मैंने इस साइड को पॉजिटिव मान लिया, और वेक्टर क्वांटिटी है, आपको एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव मानना पड़ेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए। अब इस साइड जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा मुझे इन दोनों को नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स अभी उल्टे डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी उल्टे डायरेक्शन में, दोनों वेक्टर क्वांटिटी मैंने नेगेटिव लगा दिया। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है -5, डिस्प्लेसमेंट है -5, वैल्यू आ जाती है माइनस नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाता है 25 जूल्स। क्या हुआ? क्या मेरे वर्क दूसरे मैं पहले इस तरफ वर्क कर रहा था, अब मैं इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा हूं, क्या मेरे डायरेक्शन के बदलने से मेरा वर्क नेगेटिव हुआ? नहीं हुआ। मेरा वर्क उस साइड में पॉजिटिव था, इस साइड में भी पॉजिटिव ही है। सो माई वर्क डिड नॉट चेंज इट्स वैल्यू बेस्ड ऑन द डायरेक्शन, एंड हेंस दैट इज व्हाई वर्क डन इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। एंड ये प्रूफ भी आपको आता है एग्जामिनेशन में। आई होप आई हैव हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट बेटर। ठीक है, तो वर्क डन नहीं भाई डिपेंड नहीं करती है। तो फिर सर हमने जो सुना था वो पॉजिटिव नेगेटिव वर्क कैसे होता है, चलो समझते हैं भाई, वो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्क? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्क। यू हैव पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। जीरो वर्क तो आप ऑलरेडी समझ चुके हो, जब फोर्स या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है तो जीरो वर्क हो जाता है। अब समझते हैं कि भाई पॉजिटिव वर्क कब होती है। ठीक है, इन द मोस्ट सिंपलेस्ट आंसर हियर इज द यू नो व्हाट टू से एग्जांपल। मैं जब जिम करता हूं या तो कोई भी और जब वर्कआउट करता है तो देखो यहां पर बंदा क्या कर रहा है, यहां पर बंदा फोर्स लगा रहा है ऊपर के डायरेक्शन में उस वेट को उठाने के लिए, और आपका वेट भी ऊपर के डायरेक्शन में ही जा रहा है ना। तो हियर वी कैन नोटिस दैट द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन अपवर्ड। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं उसको हम पॉजिटिव वर्क कहते हैं, और आपको वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव आती है। ठीक है, जैसे इस केस में था दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो आपको वर्क दोनों में एक पॉजिटिव आया। ठीक है, अब मान लेते हैं नेगेटिव वर्क कब होती है? फिर इसका ऑपोजिट, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में ना हो तब उसको नेगेटिव वर्क कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो यहां पर ये बंदा उसकी वेट की तरह यहां पर ये बंदा वेट उठा रहा है, तो ये बंदा क्या काम कर रहा है? बंदा भाई ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, आपका ऑब्जेक्ट भी डिस्प्लेस कर रहा है ऊपर की तरफ। सर यहां पे तो दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव वर्क हुआ। हाँ, वो बंदा पॉजिटिव वर्क कर रहा है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या काम है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, आपका क्या जवाब होगा? ओके सर, इस बॉक्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा नीचे की तरफ होगी, बिल्कुल सही। और देखो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, ऑब्जेक्ट अभी भी ऊपर जा रही है, तो आप देखोगे भाई फोर्स नीचे की तरफ है तो फोर्स नेगेटिव हो गई, ये फोर्स पॉजिटिव लिया था तो ये फोर्स नेगेटिव हो गई, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ ये पॉजिटिव हो गया। तो अब अगर मैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करूंगा तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव होगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, है ना। तो यस, ग्रेविटेशनल फोर्स का काम यहां पे नेगेटिव है। द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स हियर इज नेगेटिव। हेंस द पॉइंट बीइंग कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं तब आपकी वैल्यू नेगेटिव होती है वर्क डन की। तो यहां पर वर्क डन का डायरेक्शन नहीं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन मैटर करता है पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, इसलिए भी वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है। अब जीरो के लिए मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया था स्टार्टिंग में, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों जीरो होते हैं तब भाई आपका वर्क डन जीरो होता है। लेकिन साथ ही साथ एक और कंडीशन है, फॉर एग्जांपल, है ना, फॉर एग्जांपल कि भाई आप समझ लो कि आप ना खड़े हुए हो, ठीक है, और आप शोल्डर पे बैक पैन पहन के थक गए, अब आपने शोल्डर उठा के अपने सर पे रख दिया, ठीक है, आपने सर पे रख दिया, तो आप मुद्दा आपसे ये आता है कि भाई साहब क्या आप कोई वर्क कर रहे हो? अभी देखते हैं, आपने सर पे रखे आप सीधा आगे चलने लग गए, तो यहां पर कोई वर्क हो रहा है कि नहीं, देखते हैं। देखो यार बैग ऊपर है तो आपने क्या किया, फोर्स ऊपर की तरफ दिया है, सो द फोर्स इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, बट अब चल तो इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इज दिस डायरेक्शन, तो अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर एक दूसरे से, ना एक साथ है ना एक दूसरे से ऑपोजिट है, वो परपेंडिकुलर है, बीच में है। और जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से तब भी वर्क डन जीरो होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? बढ़िया। तो ये है भाई टाइप्स ऑफ वर्क डन। आई रियली होप ऑलवेज अंडरस्टूड इट। अब मुझे पता है कि आपको सवाल आएगा सर यहां पर क्यों जीरो होता है, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यार वर्क डन का एक्चुअल फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, है ना, ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है। थोड़ा सा मैं जेई लेवल की बात कर रहा हूं अभी मैं,
कॉस थीटा होती है, ठीक है। अब ये कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा इज एक्चुअली ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आप 10th ग्रेड में पढ़ोगे, ठीक है। इसका एसेंस ये होता है कि कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और यहां पे थीटा कितनी है? यहां पर थीटा है 90 डिग्रीज, ठीक है। इसको हम थीटा कहते हैं, THETA, थीटा, ठीक है। इसको कहते हैं, ये 90 डिग्री से यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, और कॉस 90 डिग्री 0 होती है। कॉस की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस की वैल्यू जो 0 है वो 90 डिग्री है, वो 0 होती है। कॉस 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस वजह से पूरा वर्क डन 0 हो जाता है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, बट इतना ही मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, क्योंकि इसके आगे फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझानी पड़ेगी। ये सब चीज फिजिक्स में नहीं आती है, मैथमेटिक्स में आती है, ठीक है। जब 10th में जाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा आपको, और ये इसके बाद आप मेरे ख्याल से 11th में ही पढ़ोगे, तो 11th में तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी पूरी कि भाई क्यों होती है वर्क डन 0, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन विद द कॉन्सेप्ट यहाँ पर। नाउ लेट्स, आई थिंक वी शुड सॉल्व दोस 5 न्यूमेरिकल्स। 16 मिनट के अंदर हमने पूरा चैप्टर, मतलब पूरा वर्क डन कंप्लीट कर दिया है। अब देखते हैं कि भाई बाकी आने वाले 4 मिनट के अंदर सारे न्यूमेरिकल हो पाते हैं कि नहीं। चैलेंज शुरू करते हैं। जवाब आप लोग दे देना ना, और सही लगा आपको वीडियो अब तक तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको एनर्जी का भी ऐसा ही 20 मिनट्स का वीडियो चाहिए कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। A 1.5 meter high person is holding a 20 kg trunk on his head and is standing at a roadways bus terminal. How much work is done by the person? यहाँ पे देखें कि भाई आपका इंसान 20 kg का, 1.5 मीटर हाइट वाला, मतलब 1.5 मीटर की हाइट वाला इंसान, 5 फुट 5 इंच वाला हाइट वाला इंसान 20 kg का लकड़ी पकड़कर खड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है। लकड़ी पकड़कर खड़ा हुआ है ऐसे बस टर्मिनल पे, चल नहीं रहा, खड़ा हुआ है बस। तो इसका वर्क डन कितना है? ऑफ कोर्स सी बात है भाई, फोर्स लगी हुई है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं है, वर्क डन इज 0। द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज 0 एज द डिस्प्लेसमेंट इज 0। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। 5 न्यूटन का फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है, ठीक है, ओके। और ऑब्जेक्ट 2 मीटर से डिस्प्लेस हो जाती है, डिस्प्लेसेस बाय 2 मीटर, परफेक्ट, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है, अच्छा। If the force acts on the object all through the displacement, then the work done is, now comes the formula, work done is equal to force into displacement. Force is कितना भाई 5 न्यूटन, displacement is 2 मीटर, answer comes out to be 10 joules, खत्म। I'm pretty sure आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर Fs cos थीटा, force into displacement into cos थीटा वाला सवाल 9th ग्रेड में आता है? आंसर इज नो, नहीं आता है, डोंट वरी, ठीक है। सो वर्क डन इज इक्वल टू 10 joules, परफेक्ट, सही है, सिंपल। ऐसे सवाल अभी आप करो। A pair of bullocks exert a force of 140 न्यूटन on a plow, ठीक है, मतलब कुल्हाड़ी पे 140 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है आपके बैल, ठीक है, फोर्स है 140 न्यूटन। Being plowed is 15 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना लंबा है भाई? 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वर्क डन निकालना है। कैलकुलेट करिए भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 140 इंटू 15, तो बेसिकली 15 इंटू 14 कितना होता है भाई? 15 इंटू 14 150, 15 4 60, 1600 होगा ना, 1600 जूल्स होना चाहिए इसका जवाब, सही। 2100 गलत कर दिया मैंने, फिर मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 15 इंटू 14, 5 4 20, 2 कैरी, 4 1 4, 0 5 1 5, 1 1 1, हाँ 210, नहीं यहाँ पे और लगा रही है भाई, ओह हाँ करेक्ट, 210 करेक्ट, 210 जूल्स करेक्ट, सो 2100 जूल्स, बढ़िया, ठीक है। अब 14 सवाल। अ पॉटर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। पॉटर ने 15 kg का ऑब्जेक्ट उठाकर अपने सर पे रख दिया 1.5 मीटर ऊपर, ठीक है। तो पॉटर है यहाँ पर, ओके, उठाया सर पे रख दिया, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो गई 150 मीटर की, ठीक है। और मास यहाँ पे दिया हुआ है आपको कितना भाई? 15 kg, ठीक है। अब कैलकुलेट दी वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, कैलकुलेट दी वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। देखा, ये हमेशा ध्यान देने की, पूछा किसका है? ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क पूछा है, पॉटर का नहीं। पॉटर मतलब होता है कूली, ठीक है। तो हमारे कूली जी ने कितना काम किया वो नहीं पूछा है, ग्रेविटेशनल फोर्स का पूछा हुआ है। तो कूली जी तो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो यहां पर आपको वर्क डन नेगेटिव आनी चाहिए, याद रखिएगा, मैं सारे वैरायटी के सवाल करा रहा हूं आपको। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज
फोर्स बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है? तो यहां पर यूजुअली लोग क्या करते हैं, 15 kg का मास उठा लेते हैं, 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यही करते हैं लोग भाई, 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन 15 तो मास है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट पे कितनी है? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg। तो fg के बदले आप लिखोगे mg इंटू डिस्प्लेसमेंट s। m कितना है 15, g कितना है एज्यूम करो 10 है, इंटू 5 इंटू 1.5। So answer is 15 into 15, that is 225 joules. Please don't do that common mistake of multiplying mass directly with the displacement. Don't do that. Big mistake. Question number 5 on your screens. Last question for today. A crane pulls up a car weighing 500 kg to a vertical height of 4 meter. Calculate the work done in the crane. यहाँ पर देखो एक गलती मेरे से भी हो गई। आप देखोगे मुझे यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव लेना -10। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होगा, तो तब जाके मेरी वैल्यू -225 जूल्स आएगी। वरना नेगेटिव आना चाहिए यहाँ पे वर्क, पॉजिटिव नहीं आ सकता, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्रेन का वर्क डन बाय द क्रेन पूछा है। ठीक है, तो सिंपल है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज m इंटू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट। मास दिया हुआ कितना उठा रहा है 500, और एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी 10 लेने के लिए बोला हुआ है। डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर है, तो वैल्यू कितनी होगी भाई साहब? 5000 इंटू 4 20,000 जूल्स। और यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगी क्योंकि यहाँ पर बंदा भी इस ऊपर की तरफ काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर तरफ हो रही है। बढ़िया। अगर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आती। ठीक है, 20,000 जूल्स करेक्ट आंसर। ग्रेट। दिस क्वेश्चन इज अ होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। और इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। आई रियली होप ऑलवेज एंजॉय टुडे सेशन बिकॉज आई रियली डिड। और मुझे करना है और सारे चैप्टर्स, और मैंने एग्जैक्ट 22 मिनट के अंदर पूरा सेशन कर दिया है। मैंने 20 बोला था, बट ठीक है, इंट्रो एंडिंग चलता है ना। तो आई होप आपको समझ सब कुछ आया तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। अभी के अभी कमेंट से मुझे बताना आपको चाहिए कि नहीं बाकी टॉपिक्स के भी वीडियोस ऐसे, और होमवर्क का जवाब मुझे जरूर बताना। अगर 500 कमेंट्स क्रॉस हो जाते हैं इस वीडियो पे तो डेफिनेटली मैं बाकी टॉपिक्स पे वीडियो डेफिनेटली बना दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। और सारे सवाल भी मैंने कर दिए हैं। अगर आप कोई वर्क से रिलेटेड कोई सवालों में डाउट है तो कमेंट्स में बता देना मेरे को, मैं उसका रिस्पॉन्स कर दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, बढ़िया, ऑसम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में भाई। और भूलेगा नहीं, टेलीग्राम ग्रुप में आपका मिल जाएगा आपको इस पूरे सेशन का PDF चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैंने अपने आप को एक मिशन दिया हुआ है इस साल की, मैं वेदांतु 9th and 10th फिजिक्स चैनल में, जो मेरे डेडिकेटेड चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें मैं 60 सेकेंड्स के शॉर्ट्स के थ्रू आपका 9th का पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा। मैंने ग्रेविटेशन ऑलरेडी शुरू कर दी है, चेकआउट करिए, मजा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अंटिल देन टेक केयर, पीस पीपल।